हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ रिटायर्ड कॉमेडियन रिजाइन डायस। आज हम बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी पे। Here he is at last, the mystery man of India, to the waiting motor car, for he decided that he'd rather go up to London by road. The Prime Minister and the President reaffirmed their faith in the democratic process. US relations are expected to enter a crucial phase and not just one of promises. Relationship between our nations, born in the last century into one of the defining partnerships of the 21st century. He also reiterated India's willingness to conclude a free trade agreement in services and investment with ASEAN by the end of this year. Meetings which show that new beginnings based on common ideas can lead to friendship and mutual respect. I don't care what India does with Russia. They can take their dead economies down together. Trump called India's economy dead. रोक लीजिए, आज तक पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है। एक्साइटमेंट क्या है पीएम मोदी के विजिट? हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है। देश में करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए घुसे हुए हैं, दिमक की तरह चाट गए हैं देश के भविष्य को। India has chosen not to join a mega trade pact involving 15 other countries. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हेलो कनन, वेलकम बैक। तो बेसिकली जहाँ से मैं देख रहा हूँ, शायद मैं बहुत छोटा ही देख रहा हूँ, बट लास्ट 1 साल से तो हमें पता नहीं चल रहा है हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। तो रोज एक नया ट्वीट आ जाता है, उस पर हम रिएक्ट करने लगते हैं और चीजें मतलब हर हफ्ते बदल रही है। सो फॉरेन पॉलिसी को लेके तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली वही लिखा था कि एक टाइम था जब पूरा दुनिया को पता था कि हम कहाँ खड़े हैं। तो चाहे वो नॉन अलाइनमेंट का मूवमेंट हो, कुछ पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद थोड़ा बहुत सेल्फ अलाइनमेंट से ज्यादा हो गया कि जहां से हमें इकोनॉमिक ग्रोथ का वो मिलेगा, हम उनके साथ अलाइ होके आगे बढ़ेंगे। बट इट वाज स्टिल मोर अबाउट अलाइनिंग विद आवर ओन इंटरेस्ट एंड आवर ओन ग्रोथ। तो 2014 के बाद की जो हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी है, वो आप देखेंगे कि मतलब मैं उसको 3 कोर कंपोनेंट उसमें मानता हूँ। एक जो है प्रोएक्टिव पीआर, जो मेजर प्रिपरेशन डिप्लोमेसी में जो एफर्ट और पैसा जो भी जा रहा है वो पीआर करने के लिए जा रहा है। वो पीआर जो है ऑफ कोर्स पीएम सेंट्रिक पीआर के लिए है। तो आपको अगर मैं कुछ भी फॉरेन पॉलिसी अगर बोलूंगा तो आपके पहले मन में वही आएगा कि हाँ, हाउडी मोडी इवेंट हो या मैडिसन स्क्वायर का हो, यूके में वेम्बली स्टेडियम, मतलब तो मेजर एक टाइम एफर्ट एवरीथिंग गोस इनटू दिस प्रोएक्टिव पीआर एंड दैट्स द ओनली थिंग। सिर्फ एक ही चीजें हम प्रोएक्टिवली कर रहे हैं, इमेज बिल्डिंग, कि हम कितना, देखिए मोदी जी आगे चल रहा है, बीच में खड़ा है, पुतिन के साथ कार में बैठे हैं। पीएम सबसे पहले घाना, फिर त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा करने वाले हैं। तो ये सारी जो नरेटिव स्टोरीज है वो उसके थ्रू आता है। सेकंड पार्ट इज व्हाट आई कॉल परफॉर्मेटिव नेशनलिज्म। परफॉर्मेटिव नेशनलिज्म मतलब जो हमारी फॉरेन पॉलिसी पार्ट हो चुका है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो क्राउड हो या ऑनलाइन जो ट्रोल अकाउंट्स हो, ये सब हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक एक्टर बन चुका है इन मेनी वेज। तो आपको अल्ट्रा नेशनलिस्टिक नरेटिव मिलेगा, कंटिन्यूअसली आपको अकाउंट मिलेगा कि बाकी सारे देश के लोग जो है मतलब दे आर नॉट गुड, और हमें वी हैव टू गिव इट बैक। अमित शाह ने कहा था कि मतलब बांग्लादेश की को दीमक कहा था, जो बांग्लादेशी देश में करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए घुसे हुए हैं, दिमक की तरह चाट गए हैं देश के भविष्य को। उनको उखाड़ फेंकना चाहिए या नहीं उखाड़ फेंकना चाहिए? तो ये जो वहां के लोग जब सुनेंगे तो उनको हमारे प्रति कोई अच्छा तो नहीं लगता ना। फलस्तीन में हम यहाँ पे क्या क्या नहीं बोलते, वो हमें लगता है कि बहुत फनी है या फिर पता नहीं क्या कमेंट्री कर रहे हैं उस पे। कुछ लोगों के ऊपर हम वो टिप्पणी कर रहे हैं जो एक बहुत डिफिकल्ट फेज के थ्रू गुजर रहे हैं, तो उनको मिसल पाव मिलेगा या फिर पता नहीं हर दिन उनके दिवाली होते हैं, कंप्लीट डिह्यूमनाइजेशन। और ये सारी चीजें, ये जो परफॉर्मेटिव नेशनलिज्म चाहे डायस्पोरिक हो चाहे इंडिया से अंदर हो, इसके एक बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है। क्योंकि बाद में मान लीजिए कि जैसे मालदीव्स के साथ हमने किया, क्या हम पेशाब कर देंगे तो तुम खत्म हो जाएगा, इस तरीके के कमेंट पूरा किया, सबको गाली दिया। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें मालदीव के साथ अच्छा रिश्ता रखना है, तो स्पेस कम होता है, क्योंकि लोगों के बीच में जो है ना वो एक ब्रेक हो चुका है। मतलब पीपल स्टार्ट डिसलाइकिंग ईच अदर, उनको पसंद नहीं है एक दूसरे को। तो पीपल टू पीपल जो एक सॉफ्ट पावर हुआ करता था एक जमाने में, हमारी चाहे बॉलीवुड हो, चाहे इंडिविजुअल बिजनेसमैन हो, चाहे जो भी, वो एक सॉफ्ट पावर हुआ करता था इंडिया का, चाहे योगा हो, ये सब हमने अग्रेसिव। एंड वेयर वाज द यूएस इन दिस प्रोसेस? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were
यूएस अभी एक लाइबिलिटी की तरह बढ़ने लग गया है कि हम किसी को मानते नहीं, वो इनसिक्योरिटी आते हैं, हम विश्व गुरु है, हम ये है, वो एक कई लोगों को दिखाना है, हम दिखाना है कि हम कितने बड़े लोग, हम तुमको दिखाते हैं। तो ये सेकंड पहलू है जो फॉरेन पॉलिसी का मैं इनको मानता हूँ। और तीसरा जो है, जो कि थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी में मानता हूँ, वो है रिएक्टिव रियलिज्म। रिएक्टिव रियलिज्म मतलब कोई प्रोएक्टिव नहीं है कि रियलिस्टिक के लिए, मतलब रियलिज्म को लेकर क्या करना चाहिए। ये चीजें होने के बाद मान लो कुछ हमारे फेवर में नहीं आता है तो तुरंत हम इधर से उधर जाते हैं, उधर से अब रशिया के साथ कुछ करेंगे, अगर यूएस सैंक्शन करेंगे तो फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे, और अगर यूएस टैरिफ लगाएंगे तो हम बोलेंगे देखो हम ब्रिक्स में जाएंगे। ब्रिक्स ने बोला था कि चलो एक करेंसी निकालते हैं, हमने बोला नहीं हम यूएस के पास जाएंगे क्योंकि हम चाइना के साथ नहीं जाना चाहते। Help me! दिस इज नॉट ड्यू टू एनी स्ट्रैटेजिक, उसके अनुसार नहीं जा रहे हैं, जैसे जयशंकर बोलते हैं मल्टी अलाइनमेंट, उसके तरफ नहीं जा रहा है। ये क्या हो रहा है, मल्टी एंटी अलाइनमेंट हो रहा है। किसी को नहीं पता है हम किसके साथ है। सबसे बेस्ट एग्जांपल वो है कि जब पहलगाम के बाद जब हमने पाकिस्तान का उस साथ दिया, मतलब उनके जो 4 डे का वार हुआ था, कोई जो वेस्टर्न नेशन या कोई भी कंट्री, चाहे रशिया भी हो, वो हमारे साथ में हमारे फेवर में एक स्टेटमेंट नहीं दिया था। उन्होंने टेररिज्म को कंडेम किया, उसके बाद बोला कि दोनों को बैठ के बात करना चाहिए, जिनसे किसी से हमारा उम्मीद नहीं, मतलब वो नहीं था कि हमारे साथ वो खड़े हो जाए। ये एक इश्यू है क्योंकि ट्रांसैक्शनलिज्म कर रहे हैं ना, ये पूरा की पूरा जो है एक ट्रांसैक्शनल उसके थ्रू कर रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि एक मेजर चेंज हुआ है फॉरेन पॉलिसी में, और उसके कारण कोई सब्सटैंटिव अचीवमेंट नहीं है। एक पर्सनालिटी सेंट्रिक, इमेज सेंट्रिक डिप्लोमेसी, और कंटिन्यूअसली मीडिया भी यही पुश करता है। जैसे मोदी और शी के बीच में जो है, शी जिनपिंग के बीच में उनके 18 मीटिंग हुए थे गलवान के पहले, शादी के पहले, मतलब अरेंज मैरिज के पहले 2 ही बार मिलता है, उसमें ही समझ में आ जाता है कि वो उसका इरादा क्या है, मतलब वो अच्छा है कि बुरा है। ये 18 बार मिलने के बाद भी हमने पूरा फोकस सोचना है कि हमने एक इमेज सेंट्रिक, पर्सनालिटी सेंट्रिक डिप्लोमेसी पे रखा है कि हाँ पीएम को कितना ज्यादा हम वो पुश कर सकते हैं। और पर्सनल डिप्लोमेसी में ये असेस करने का भी नहीं है कि वो दूसरा वाला जो लीडर है वो क्या है, डू यू हैव द कैपेसिटी टू रीड हिम, वो भी नहीं है, तो फिर ये कंप्लीट ब्रेक डाउन हो गया ना। हमारे को बुलाया गया। सेम थिंग जब चाइना के उसके खिलाफ हम जब यूएस के पास गए तो क्या हुआ, रशिया को समझ में आ गया कि हम यूएस के पास जा रहे हैं, तो रशिया स्टार्टेड हेजिंग विद पाकिस्तान, तो उनको वेपन्स देना शुरू कर दिए जो कि कभी नहीं देते थे रशिया। सो हु डू वी हैव एज आवर एलाइ? अंदर हम जो लड़ रहे हैं वो तो लड़ ही रहे, और दूसरा जो हमारी नेबरहुड, सारे नेबरहुड में एक तो इंटेलिजेंस फेलियर तो रहा ही रहा है, जहां हम बिल्कुल ही फोरकास्ट नहीं कर पाए कि कहां वहां पे क्या होने वाला है, और दूसरा ये सबके साथ हमने रिश्ता खराब किया है। अभी देखिए, मतलब जो हमारे सबसे बेस्ट नेबर हम बोलते थे, उनसे हमारी मतलब बातचीत होने के उसमें नहीं है, अभी उतना बुरा हालत हो गया। अभी इंडिया के मतलब बॉर्डर से 18 किलोमीटर 12 किलोमीटर पास में ही चाइना ने उनका कुछ एयरबेस रिलीव कर रहे हैं बांग्लादेश में। वो हम किसी को भी ब्लेम कर सकते हैं, वो चाइना का प्ले था या फिर यूएस का प्ले था, जो भी बोल सकते हैं, पर ये नेबरहुड तो हमारा है ना। वहां पे अगर कोई और प्ले कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ का तो रेजिडेंट पावर है हम, तो यहाँ भी अगर हम नहीं कर पा रहे, नेपाल को देख लीजिए, मतलब कई बार पहले तो ओली के साथ, उसके बाद फिर शर्मा, मतलब उसके बाद ये जो ओवरथ्रो हुआ गवर्नमेंट का, हमें कोई आइडिया नहीं था, कोई इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं था, चला गया। श्रीलंका सेम थिंग, वी कंप्लीटली फेल टू गेस इट कि क्या बनने वाला है। जो करंट पावर है उनको हम बैक करते रहे, नहीं ये जो है उसको विल बी एबल टू ओवरकम इट, और अचानक नहीं हो पा रहा है तो हमें ये क्या हो गया। मालदीव्स देख लो, इंडिया का एक छोटा सा ट्रूप प्रेजेंस था, वो वापस आ गया, और अभी चाइना इज बिल्डिंग अ बेस देयर, मतलब चाइना इज इनटू अ मिलिट्री डिफेंस पैक्ट विद देम, विद मालदीव्स मतलब 100 किलोमीटर भी नहीं लक्षद्वीप से। सारी जगह जितने भी अगर आप देखेंगे, ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ तो रिश्ते खराबी थे, और अफगानिस्तान के साथ जब यूएस वहां से छोड़ के चले गए, हमें किसी ने बताया तक नहीं। इतना हमारी स्ट्रेटेजिक मतलब रिलेशनशिप थे कि वी डिडंट नो, हमें आइडिया भी नहीं था कि यूएस वहां से छोड़ के जा रहे हैं और तालिबान उसके टेक ओवर करने वाले हैं। अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अभी हम तालिबान को भाई भाई बोल रहे हैं। तालिबान को भाई इसलिए कहना पड़ रहा है, इसलिए नहीं कि हमारी कोई विजन में था, अभी ये हो गया, हमें कुछ पता नहीं था, हमारे आसपास हो रहा है, तभी तो जो होता है वैसे करने दो। हमारा फोकस जो है प्रोएक्टिव, वो है पीआर बिल्डिंग में रहेंगे। मैं इसको मतलब बाजार डिप्लोमेसी टाइप वैसे कहता हूँ कि आज इस दुकान में चले गए, उसने बोला नहीं, तो उसने बोला नहीं तुम कौन हो, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा, फिर उधर गया, नहीं मिला, तो फिर डिफिकल्टी क्या है, जो कंट्रीज के साथ ना हमें कंटिन्यूअस एक रिलेशनशिप में रखना पड़ता है। खुद हेड्स कर रहे हैं और मतलब वो देखते हैं कि हाँ इधर इनके साथ नहीं रहेंगे, उधर से इनके साथ नहीं रहेंगे, उधर, तो अदर कंट्रीज आर आल्सो व्यूइंग इट, तो वो क्यों आपको सपोर्ट करेंगे किसी भी बात पे, तो वो भी तो आपके साथ वैसे देखेंगे। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप किसी के साथ ना भी बनाना हो तो भी आप क्या करना चाहते हो उसका तो आपका एक क्लैरिटी होना चाहिए ना। व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू? सर्वाइवल इज ऑफ कोर्स वन थिंग, वो तो, बट दैट इज नॉट अ विजन। उसको विजन नहीं बोलना, उसको स्ट्रैटेजिक हाइडिंग, मतलब मोदी जी अभी उधर नहीं गए तो बोलते दैट इज स्ट्रैटेजी
स्ट्रेटेजिक हाइडिंग है, मतलब हम नहीं जाएंगे। ट्रम्प को अवॉइड करने के लिए हमने कितना यूएनजीए मिस कर दिया, जनरल असेंबली मिस किया, शर्म एल शेख मतलब गाजा पीस समिट, इंडिया आसियान समिट था। फोकस ये नहीं था कि वहां पे मेन फोकस वो था कि वहां पे बिहार के इलेक्शन चल रहे हैं तो वहां मलेशिया में छठ पूजा कैसे अरेंज किया जाए। ये प्रोएक्टिवनेस जो है वो पीआर में है। मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कैसे मैं उसको अपने इमेज बूस्ट करने के लिए यूज कर सकता हूँ। उसके कारण क्या हो जाता है, आपका जो स्पेस है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। खुद को ही मतलब अपने आप को ऐसे डिफेंसिव उसमें लेके आ रहे हैं। एंड अ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी इनटू द पीएमओ। बहुत सारे विजिट्स तो उनको बाद में पता चल जाता है कि अच्छा पीएमओ का ये प्लान हुआ है या नहीं जाने वाला है। तो द लीस्ट फंडेड ऑफ कोर्स एमईए, जो भी फंड जाता है वो भी डायस्पोरा इवेंट और उनकी जो एसोसिएटेड नेशनलिस्टिक डायस्पोरिक उसमें जाते हैं। उसके अलावा सारे जो मेजर डिसीजंस है वो पीएमओ से ड्रिवन हो जाता है। एंड इवन लुक एट इट दैट अ काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल अजित डोवाल इज अ काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल एंड हैज अ आउटसाइज्ड रोल इन डिप्लोमेसी। इतना टाइम हो गया अभी। सो दीज आर स्ट्रक्चरल इश्यूज जो हमने 2014 के बाद बिकॉज वी वांटेड टू प्रोजेक्ट समथिंग, मुश्किल से एक या दो ट्रेड डील, एक तो यूके के साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक, इट इज नॉट इवन कंप्लीट। मतलब सब्सटैंटिव अचीवमेंट्स क्या है और जितना पर्सनल बेट्स रखे वो सारे फेल भी हुआ, चाहे शी जिनपिंग के साथ हो, चाहे वो पुतिन के साथ हो, चाहे वो ट्रम्प के साथ हो। अब की बार ट्रम्प सरकार बोल के आने वाला वो द पीएम पुट एवरीथिंग ऑन दैट प्लेट, और वही ट्रम्प आज हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं 50% टैरिफ के ऊपर, ब्रोकन इकोनॉमी कह रहे हैं मतलब, और ट्रम्प के कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई मल्टीलैटरल इवेंट नहीं अटेंड कर पा रहे। जहां ट्रम्प जाएंगे तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ मिसकैलकुलेशन। करण, 3 सवाल मेरे पास आते हैं इसको लेकर। पाकिस्तान ने हमारे पे एक टेररिस्ट अटैक किया जहाँ पे बहुत कम लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया तो कंडेम किया, और उसके बाद हमको बोला बैठ के बात करो। सो इट इज वेरी रॉन्ग राइट कि तुम जो विक्टिम है टेररिज्म का उसको बोल रहे हो बैठ के बात करो। दूसरा सवाल था कि जब हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होती है, जब हमारा मीडिया इतना सारा जहर उगलते रहता है, as per the same confusion, कभी हम ज़ेलेंस्की के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, कभी खराब बोल रहे हैं, कभी हम अच्छा बोल रहे हैं अमेरिका के बारे में, कभी खराब बोल रहे हैं। So what does this sort of narrative in media and Twitter and social media, what does this narrative do to the Indian origin people there? और तीसरा सवाल ये है, जो ये बेसिकली सब हो रहा है उसका क्या एक में ऐसा एक सिल्वर लाइनिंग है कि हमने एक्सपोर्ट सरप्लस होने के चक्कर में हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत कम है, तो क्या हम एक्सपोर्ट की जगह हमारे लोगों पे सोचे और उन पे बेटर वेलफेयर स्कीम्स लेके आए, एंड जो सो विल दिस टेक अस आउट ऑफ द सॉर्ट ऑफ के हमें एक्सपोर्ट पे ही या डिपेंडेंट होना है या इंपोर्ट पे ही डिपेंडेंट होना है और उसमें ही सरप्लस होना है, उसमें नहीं होना है, और हम अपने इंटरनल कंजम्पशन को ऊपर लेके जाने की कोशिश करें। सबसे पहला जो है हमारी जो रिस्पॉन्स टेररिज्म पे होना चाहिए वो मैं मानता हूँ कि दैट शुड बी कंप्लीटली आवर प्रेरोगेटिव। हमारी लोग उस पे क्या रिएक्ट करते नहीं करते, देखो 2 एस्पेक्ट है। एक जो है कि जो हमें करना है, और दूसरा जो है उसको हमें दुनिया को बेचना है। दुनिया को बेचने वाला पार्ट है कि हमने क्यों किया, जिनके भी जो भी हमारे दोस्त हो, दुश्मन हो, जो न्यूट्रल हो, उन सबको बताने के जो कन्विंस करने की जो बात है वो डिप्लोमेसी में आता है। हमें करना था मिलिट्री एक्शन लेना था, हमने मिलिट्री एक्शन लिया, पर वो मिलिट्री एक्शन सक्सेस था कि नहीं वो सिर्फ मिलिट्री डोमेन में नहीं असेस करते। दैट इज वन डोमेन ऑफ इट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या दुनिया हमारे साथ खड़े रहे, हाँ ये सही था, ये होना जरूरी था, और अभी पाकिस्तान को जो whatever was the action had to be taken वो मिल गया। अभी we are all with India and we request India not to escalate it further, और हम आपके साथ खड़े हैं, इस तरीके का दोबारा एक्शन कभी पाकिस्तान से ना करे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एविडेंस प्रेजेंट करना है, आपको बताना है कि क्यों हमने की, जिससे कि आपका स्टेचर बढ़े। हमने मिलिट्री एक्शन तो किया, मिलिट्री एक्शन करने के बाद किसका स्टेचर बढ़ा, यू सेड जो पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ है और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है, बोथ ऑफ देम आर सिटिंग एंड टूरिंग द एंटायर वर्ल्ड। हमने क्या किया, हमने यहाँ से कुछ ट्रिप बनाया, कुछ एमपीज का या कुछ इधर जाओ ना, तो किसी ने ढंग के लोगों ने उनसे मिला जहाँ पे गए। मेरे जो इनपुट्स है जो भी मिशन से है वो वहां पे है कि कहीं कहीं जो गए थे वहां पे उनको लेक्चर भी मिला अच्छा खासा कि आप क्यों कर रहे हो, ऐसे अटैक क्यों कर रहे हो, इस तरीके का मतलब उल्टा रेस्पॉन्स बोला। सो अदर देन दैट इमीडिएट मिलिट्री असेसमेंट, बाकी सारे जो भी डोमेन था उसमें मुझे नहीं लगता है कि जो हमारी एक्शन था पोस्ट पहलगाम उसका कुछ सक्सेस हुआ, चाहे वो नैरेटिव वार का हो उसको या फिर डिप्लोमेटिक सक्सेस का, जो डोमेन आप कहना चाहते हैं, बट उसमें नहीं रहा। उसका एग्जांपल है कि हमने ना ब्रिक्स में पास करा पाए पाकिस्तान को नाम लेके ये पहलगाम कंडम करने के लिए, शांघाई एससीओ में नहीं कर पाए, ब्रिक्स में तो फाउंडिंग मेंबर्स है, मतलब दिस आर ऑल वेयर इंडिया इज फुल मेंबर्स है ना, कोई वेस्टर्न कंट्रीज जो है हमारे साथ खड़े रहे हैं इसमें। दिस इज समथिंग व्हिच इज अगेन पोर्ट्रेज व्हाट इज आवर फेलियर। हमें क्या करना चाहिए, दैट शुड बी आवर डिसीजन, एंड आफ्टर दैट वेदर एक मिलिट्री एक्शन से टेररिज्म बंद हो जाता है कि नहीं, दैट इज अ वेरी डिबेटेबल थिंग। मिलिटरीली हमने लॉस किया पर स्ट्रेटेजिकली हमने गेन काफी दे दिया, सो इट्स एक्चुअली इंसेंटिवाइजिंग इन वन वे फॉर देम टू डू। हमें बहुत ज्यादा इसके एनालिसिस करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। दूसरी जो
एक तो मैं इस बात को ना जो यूजिंग पीपल एज एक्सटेंडेड स्टेट क्राफ्ट इन एन अग्रेसिव वे, नॉट फॉर अ सॉफ्टवेयर पर्पस, मैं सिर्फ फॉरेन पॉलिसी में नहीं देखता हूँ, मैं सारे उसमें देखता हूँ। चाहे फार्मर्स प्रोटेस्ट में आप याद करेंगे कि सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हो रहा था, जो भी कमेंट्री कर रहे थे सरकार के जो सपोर्टर्स है उनको वो काइंड ऑफ ए टूल किट दिया जाता था कि ये आप बोलो कि खालिस्तानी है, ये है, वो है, जो भी है उनको पुश करना। चाहे वो CNRC के टाइम पे भी सिमिलर वो कंसेप्ट था, यूजिंग योर सपोर्टर्स, उनको एक्सटेंडेड एज ए गवर्नेंस टूल। उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या रहता है? गवर्नमेंट चेंज, कल दूसरा सरकार आ जाता है, somebody else will come, पर जिन्होंने आपको गाली दिया, जिन्होंने आपको ये सब शब्द यूज किया, वो हमेशा वही रहता है। वो हील होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप देख ही रहे कि कितने सारे ऑपोजिशन लीडर्स जो कल ऐसे लग रहा था कि सरकार के ऊपर चिल्ला रहे, अगला दिन जाके वही सरकार में बन गया, तो उनका तो रिलेशनशिप इतना आसानी से इधर उधर हो सकता है। डिप्लोमेसी में भी ऐसे ही है। आज इस तरह कल जब जनता इसके बीच में इतना एक्टिवली एज अ फॉरेन पॉलिसी एक्टर यूज करते हैं, तो वहां पे जो फॉल्ट लाइन क्रिएट हो जाता है उसको डील करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि प्रेशर उनके पास रहता है कि वो किन के साथ खड़े रहे। अभी जैसे यूएस में जो डायस्पोरा है उनके ऊपर पूरा प्रेशर था कि जब ट्रंप ने हमारे ऊपर 50% वो लगाए, वहां पे खुल के बोल क्यों नहीं रहे? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दे आर यूएस सिटीजंस फर्स्ट। उनकी जो लाइफ है, उनकी प्रॉस्पेरिटी है, उनकी फ्यूचर है, वो यूएस से डिपेंडेंट है। इंडिया उनका पास्ट है, उनका एक सोर्स ऑफ प्राइड हो सकता है इंडिया, पर उनका फ्यूचर नहीं है, ना ही उनका प्रेजेंट है। नाउ देन पुशिंग देम कि उनको इतना ज्यादा वो कॉर्नर करो कि आप बोलो कि क्यों नहीं आप इनको कॉल करो। हम तो क्रिकेट खेलने आए, कोई बांग्लादेशी क्रिकेट फैन इंडिया में क्रिकेट देखने आए और बांग्लादेश को चीयर किया, उसके लिए उसको पीट दिए थे हम लोगों ने। वी हैव टू अंडरस्टैंड उनके लिए उनका देश मतलब जहां पे वो रहता है, जहां का वो नागरिक है, वो है। ये एक मेजर कंफ्यूजन है, जो राइट विंग कंफ्यूजन है। उनका कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म में जहां पे रिलीजन जहां पे बर्थ हुआ है, मतलब जहां पे है, वहां के प्रति आपकी लॉयल्टी होना चाहिए। इसका तो एक एग्जांपल वो भी है, जब हम ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारे थे, तो जैसे आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल या एक और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की वाइफ बेसिकली इंडियन ओरिजिन की है, तो उन लोग ऑफ कोर्स अपने हस्बैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ सेलिब्रेट करेंगे ना यार, वो तो ऑस्ट्रेलियन है। तो उनको भयंकर ट्रोल किया जा रहा था और बहुत अभद्र शब्द बोले जा रहे थे, इतना कि उनको रिएक्ट करना पड़ गया कि भाई समझो मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ। हिंदुओं के लिए और कोई देश नहीं है वाला जो कंसेप्ट है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू मुस्लिम, चाहे इंडियन हिंदू, इंडियन मुस्लिम, इंडियन क्रिश्चियन, इंडियन पारसी, इंडियन बुद्धिस्ट, सबके लिए एक देश है। जो इंडियन है उसके लिए एक ही देश है, वो इंडिया है। डजंट मैटर आपका रिलीजन क्या है। तो सिमिलरली जो लोग वहां के नागरिक है, जहां के नागरिक वो है, उनको अग्रेसिवली आप एक स्टेट क्राफ्ट के पार्ट बनाने की अगर कोशिश करते हैं, तो वो आज जो इन्फ्लुएंस वो एक्सर्ट कर सकता है, वो कल उससे भी कम हो जाएगा, क्योंकि उनको भी हॉस्टाइल नजरों से देखना। वो रिएक्टिव रियलिज्म में ये सब कुछ सही लगता है, क्योंकि कोई विजन नहीं है। 10 साल 20 साल 25 साल, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो इधर देख लिया, अच्छा ये टॉय चाहिए। दैट इज एन एक्सट्रीमली ट्रांसैक्शनल शॉर्ट टर्मिस्ट पॉलिसी, जिसको मल्टी अलाइनमेंट कहे, जो कि इफेक्टिवली एंटी अलाइनमेंट हो गया, क्योंकि आप इधर जा रहे हैं तो पापा गुस्सा हो रहा है, उधर जा रहे तो मैं गुस्सा हो रहा है। शिवशंकर मेनन जो एनएसए और फॉरेन सेक्रेटरी था, उन्होंने कहा था कि मतलब इट इज स्ट्रेटेजिक इनकोहेरेंस। वी आर कंफर्टेबल, ना हमें आइडिया है, ना हमारी मिशंस को आइडिया है कि कल किसके साथ हम खड़े हैं। द थर्ड क्वेश्चन वाज आई थिंक ऑन दी, तीसरा क्वेश्चन ये था कि काफी लोग कह रहे हैं कि शायद एक सिल्वर लाइनिंग हो और लोग एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज पे ज्यादा ध्यान देने की जगह अपने इंटरनल कंजम्पशन पे ज्यादा ध्यान दें, स्पेशली कंट्रीज लाइक इंडिया, जहां हम 80-90 करोड़ को राशन बांट रहे हैं। वहां पे कितना इम्पोर्टेंट है हमें ये टैरिफ्स में उलझना? वो तो मतलब अगेन मैं उसको रिएक्टिव रियलिज्म का ही अभी तक हम कह रहे थे कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब टैरिफ आ गया, अच्छा फिर हमें नहीं चाहिए, हम तो ये करेंगे। मतलब क्या हमने टैरिफ के पहले एक्सपोर्ट बढ़ाया? नहीं, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, क्योंकि हमारे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है स्टोरी टेलिंग का। मतलब कोई एक हिस्सा सुना दो, कितनी सारी आईफोन हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किए। अब ये सुन के तो अब डेली आपको एक कहानी मिलेगा। मतलब जैसे कि आईफोन एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया एग्जिस्ट करता है, सिर्फ सारे इंडिया के लोग जो है पूरा बस एक ही सपना है कि कल हम 2 और आईफोन एक्सपोर्ट कर दे। वो नहीं देख रहा है कि एक्चुअल अगर मर्चेंडाइज क्या है, एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में हमारी ग्रोथ क्या है। आईफोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बाकी सारे बंद करके आईफोन एक्सपोर्ट करने से नहीं होगा ना। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का ग्रोथ अगर आप देखेंगे 2004 से 2014 तो 17.3% था। 2014 से 2025 तक अगर देखेंगे वो 3% था, 3.3%। जस्ट रियलाइज करो कि एक तरफ आपको जो बताया जा रहा है, जो कहानी है, कोई गेम में है और आपको ये दिखा रहा है कि देखो इतने सारे उसने 6 मारे, पर वो अल्टीमेटली हर मैच हार ही रहा है। 6 मारे कहानी सुनाने से नहीं होगा ना, कि पूछना पड़ेगा हार क्यों रहा है। अभी टैरिफ लगा दिया तो अभी बोलेंगे अच्छा हमें, मतलब टैरिफ तो अभी लगाया, 2014 में हमें
पता था कि 2025 में ट्रम्प आके टैरिफ लगाने वाले हैं, इसलिए हम ग्रोथ करेंगे ही नहीं। जो कंजम्पशन की, जो इंटरनल कंजम्पशन की बात है, देयर इज अ ह्यूज स्कोप, देयर इज नो डाउट, पर उस स्कोप के लिए हमारी जीडीपी का उस लेवल पे ग्रो होना जरूरी है। मतलब हम तब से सुन रहे हैं 2004-5 उस टाइम से सुन रहे हैं, एक ही बार उस टाइम हमने एक बार शायद 10% समथिंग ग्रोथ हुआ था हमारा। चलो उसके बाद हमारी सारी एम ये था कि हम डबल डिजिट में ग्रो करेंगे। अभी हमें 6% ग्रोथ पे भी हमें ये बोला जाता है कि क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड ग्रोथ चल रहा है। एक तरफ हम बोलेंगे कि देखो चाइना ऑटोक्रेटिक है, हम एक डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव है, तो एक तरफ जो डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव टू चाइना वाला जो हम स्टोरी बेच रहे थे वो अभी नहीं सेल कर सकता। जो डेमोक्रेटिक नेशन की जो सर्वेज है उसमें हमारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में काफी हम पीछे। दूसरा हम पहले बोल रहे थे कि हम ब्रिक्स के उसमें है, जो एक उस पावर हाउस, मतलब वी आर गोइंग टू डिसाइड ब्राजील रशिया, उसमें क्या है चाइना के साथ, उसके कारण हम उधर नहीं ज्यादा जाना चाहते। उस टाइम फिर हमने बोला कि हम वी विल गो टू लाइक ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स। आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दैट, व्हाट वाज इट ट्राइंग टू अचीव विद दैट। बट उसके बाद क्वाड में चले गए तो क्या हो गया, रशिया हमसे दूर हो गए, बिकॉज नाउ वी आर सेइंग दैट वी विल हैव अ वेरी क्लोज मिलिट्री रिलेशनशिप विद इंडिया, और हमारा सबसे ज्यादा मेजर डिफेंस पार्टनर था रशिया, वो हमसे चले गए, वो हेड्स करने लग गया पाकिस्तान के साथ। इंडिया के बाहर हमारे एक ही बेस हुआ करता था, ताजिकिस्तान में आई नहीं करके, वहां पे काफी टाइम से है वो। 2022 में ताजिकिस्तान ने हमें उसको वेकेट करने के लिए बोला रशिया के प्रेशर के कारण। यूक्रेन वाले मुद्दे पे हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा तारीफ ले रहे हैं यहाँ पे, और हमें वहां से निकाला। और इतना हमारी मीडिया की हालत बुरी है कि 22 में निकाला और अभी वापस अब बाहर आ रहे न्यूज। मालदीव से हमारे ट्रूप्स को निकाला, ताजिकिस्तान से हमारे एयरबेस को निकाला, और हम सेल क्या करते हैं कि हम यूक्रेन और रशिया के बीच में वार रुकवा दिया। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। हमारी परसेप्शन में हम पता नहीं क्या है, अलाइन नहीं कर पा रहे हमारी जो डिफरेंस है रियलिटी और परसेप्शन के बीच में। अभी 2-3 दिन से ताजिकिस्तान और रशिया को गाली चल रहा है, अभी लोग रशियन पढ़ के रशियन में लिख रहे हैं ताकि उनको समझ में आ जाए कि ऐसा ना हो कि कुछ मिस हो जाए, हम कुछ लिख रहे हैं। उस लेवल की जो वो है ना, वो चल रहा है अभी। एक कहानी शायद जो बहुत पॉपुलर भी है, पर मुझे लास्ट शंकर जी ने सुनाई थी फ्रॉम MKSS। तो उन्होंने कहा था एक गाँव है और जो जंगल है उसकी अपनी पॉलिटिक्स है। तो जंगल में क्या होता है ना कि सब लोग एक बंदर को इलेक्ट कर लेते हैं कि भैया देखो तुम सब जगह जा सकते हो, तुम पहुंच सकते हो, तुम पेड़ के ऊपर हो, तुम यहाँ पे कायदा कानून लाओ। बंदर बोलता है ठीक है क्या करना है, पर ये शेर है जो मतलब गाय को खा जाता है, ये नहीं चलेगा, ये बंद करना होगा। तो बंदर पावर में आता है और बोलता है देखो देखो शेर, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ठीक है, 1 महीना ठीक है, 2 महीना ठीक है, तीसरे महीने में उसको डियर नहीं मिलता है तो वो अटैक करता है और गाय को खाता है। तो गाँव के सब लोग आते हैं बंदर के पास कि ये कैसे हो गया, ये हो गया, आपने क्या मतलब ये कैसे हो सकता है, हमने तो ये डिसाइड किया था। तो बंदर ऊपर गया झाड़ पे, इधर एक झाड़ से दूसरे झाड़ गया, दूसरे झाड़ से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से 5वें, घूमते रहा, आया गया, एक झाड़ से दूसरे झाड़, दूसरे झाड़ से तीसरे झाड़, फिर वो वापस आता है अगले दिन। लोग बोलते हैं क्या निकला सोल्यूशन, वो बोलता है देखो सोल्यूशन तो कोई नहीं निकला, तो मेरे भागदौड़ में तो कोई कमी नहीं रही ना।